हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया कौशिक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल केसी बायोजोन। और आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इन, दैट इज फ्रॉम क्लास नाइन्थ। ये क्लास नाइन्थ से है ये चैप्टर। दिस इज फ्रॉम क्लास नाइन्थ, बट इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर क्लास 10 स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीएससी। दिस चैप्टर इज इंक्लूडेड इन एनटीएससी सिलेबस एज वेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं? तो बीमार क्यों पड़ते हैं, उससे पहले हमें जानना होगा व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ क्या है? इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल। कंप्लीट वेलबींग का मतलब क्या है? कंप्लीट वेलबींग का मतलब क्या है? द इंडिविजुअल शुड बी फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड बायोलॉजिकली हेल्थी। सो है, अकॉर्डिंग डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल, या इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। सिर्फ बीमारी का ना होना ही हेल्थ नहीं है, लेकिन अगर हम फिजिकली, मेंटली, सोशली, बायोलॉजिकली हर तरीके से ठीक है, तभी हम कहेंगे कि वी आर having a good health and we are healthy. So what are the essential conditions for good health? Good health के लिए essential condition क्या रहेगी? Better sanitation, हमारे आसपास का वातावरण साफ रहे। Availability of good and clean drinking water, हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है, पोटेबल वाटर, वो साफ होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हैं जो बेटा कंटेमिनेटेड वाटर से ही फैलती है। उसके बाद बैलेंस डाइट, हमारी डाइट में प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, मिनरल्स, सभी चीजें जो है उसके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट, सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी, हमारे आसपास जो सोशल इन्वायरमेंट है, वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर सोशल बीइंग्स, नो। सो आसपास का वातावरण बड़ा ही अच्छा होना चाहिए अगर हम अच्छी हेल्थ चाहते हैं। मेंटली, इफ यू वांट पीस, तो आसपास का वातावरण अच्छा होना चाहिए फॉर मेंटल हेल्थ एज वेल। चलिए डिजीज की बात करेंगे। ये डिजीज देखिए, डिजीज बीमारी, ये खुद ही दो वर्ड से मिलके बना है, डिस इज। डिस मतलब एब्सेंस, इज मतलब कंफर्ट। वेन एवर वी आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, डिस्टर्ब इज या एब्सेंस ऑफ कंफर्ट, वेन एवर वी आर नॉट कंफर्टेबल, सो वी कैन कॉल इट अ डिजीज। और जब भी कोई बीमारी होती है तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, उसके कुछ साइंस होते हैं। तो ये सिम्टम्स क्या है? एविडेंसेस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिजीज। ठीक है, लाइक अगर आपकी रनी नोज है या रनी आईज है, सो और बार बार स्नीजिंग हो रही है, छींके आ रही है, तो आप कह सकते हैं कि कॉमन कोल्ड है ना। तो ये सिम्टम्स है कॉमन कोल्ड के। तो ऐसे ही किसी भी डिजीज के एविडेंसेस अगर आपको मिलते हैं तो हम कह सकते हैं सिम्टम्स। अब साइन क्या है? डेफिनेट इंडिकेशन ऑफ द डिजीज। अभी हमें पक्का हो गया है कि यही डिजीज है, तो वो उनको हम कहेंगे साइंस। ठीक है, सिम्टम्स तो लक्षण हो गए, साइन मतलब जो कंप्लीट इंडिकेशन आपको दे रहा है। नेक्स्ट, कमिंग टू कॉज ऑफ डिजीज, ये डिजीज होती क्यों है? सो इट मे बी ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर, ये कुछ बाहरी फैक्टर हो सकते हैं जिनको हम एक्सट्रिंसिक भी बोल सकते हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर, या फिर इनको हम इंटरनल फैक्टर, जिनको हम इंट्रिंसिक फैक्टर्स भी बोल सकते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर हो सकते हैं पैथोजेंस, पैथोजन जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स, या फिर अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं है, इनएडिक्वेट डाइट, पॉल्यूशन, एयर, वाटर जो हम यूज कर रहे हैं, अगर वो पोल्यूटेड है तब भी हमें डिजीज हो सकती है। इफ यू आर यूजिंग ड्रग्स, एल्कोहल, ठीक है, तंबाकू, ये सब चीजें अगर हम यूज कर रहे हैं तब भी हमें डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट, इंटरनल फैक्टर्स क्या रहेंगे? इंटरनल फैक्टर्स जेनेटिक भी हो सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है, या अगर हमारी बॉडी ठीक से काम नहीं करे, माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, या माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून, अगर हमारे इम्यून सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है। अभी यहाँ पर एक वर्ड आया था पैथोजन। पैथोजन क्या है? डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। ठीक है, डिजीज कॉजिंग एजेंट दैट मे बी वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोन। तो ऐसे डिजीज कॉजिंग एजेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इनको हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। नेक्स्ट, कमिंग टू लेवल ऑफ कॉजेज। ठीक है, अगर हम डिजीज की बात करें तो कितने लेवल्स है इसके? सो वी विल टॉक इट अबाउट इन 3 लेवल्स, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। सो लेवल 1 में आएंगे प्राइमरी कॉजेस, जो मेन कारण है, प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज या इमीडिएट कॉज ऑफ डिजीज। इसमें आएंगे पैथोजन। आपको पता है कि अगर कोई कॉमन कोल्ड के लिए राइनो वायरस अगर बॉडी के अंदर एंटर किया तो कॉमन कोल्ड होगा ही होगा। ठीक है ना।
अगर हेपेटाइटिस का वायरस अंदर गया तो हेपेटाइटिस उससे होगा। सो ये तो है इमीडिएट कॉजेज कि ये ऑर्गेनिज्म अंदर गया माइक्रो, और इसकी वजह से साल्मोनेला टाइफी अगर बॉडी के अंदर है तो मतलब पर्सन को टाइफाइड होगा। सो स्पेसिफिक पैथोजेंस लीड्स टू स्पेसिफिक डिजीज, तो ये प्राइमरी लेवल कॉजेज रहेंगे। सेकेंड लेवल कॉजेज में बात करेंगे पुअर हेल्थ स्टेट, अगर किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, ठीक है, बॉडी इज हैविंग माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन की कमी है, किसी विटामिन की कमी है, तो उसकी वजह से भी आपको डिजीज होगी। तो ऐसे कॉजेज को हम कह सकते हैं सेकंड लेवल कॉजेज। नेक्स्ट कमिंग टू थर्ड लेवल कॉजेज, देखिए अगर इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक नहीं है या सोशल एनवायरनमेंट ठीक नहीं है आपके आसपास का, ठीक है, या इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, पुअर कम्युनिटी से अगर कोई पर्सन बिलोंग कर रहा है, ठीक है, सो तो कॉमन सी एक बात है कि उसकी हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि उतनी उनके पास वो बैलेंस डाइट नहीं ले सकते, वो प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस को मेंटेन नहीं कर सकते, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो थर्ड लेवल कॉजेज के अंदर ये सब आएंगे। नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ डिजीज, कितने टाइप्स की डिजीज है, देखिए बेटा, अब कुछ डिजीज लंबे समय के लिए रहती है, कुछ कम समय के लिए होती है, कुछ जेनेटिकली हमें पेरेंट्स से मिलती है, या कुछ हम लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं, कुछ ऐसी है जो स्पेसिफिक ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। सो हम करेंगे टाइप्स ऑफ डिजीज में। सबसे पहले एक्यूट डिजीज, क्रॉनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज जो कम समय के लिए रहती है, क्रॉनिक डिजीज जो बहुत लंबे समय तक रहती है, ठीक है, जैसे कॉमन कोल्ड हुआ, ठीक हो गया 2-3 दिन में, एक्यूट डिजीज। क्रॉनिक डिजीज जैसे किसी को डायबिटीज है या किसी को ट्यूबरकुलोसिस है, तो ये बहुत लंबे समय तक इनका इलाज चलता है, तो ऐसी डिजीज को हम क्या बोल सकते हैं, क्रॉनिक डिजीज, और ये हमारी हेल्थ को काफी इफेक्ट करते हैं। कॉन्जेनिटल डिजीज जो बाय बर्थ होती है, एक्वायर्ड डिजीज जो हमने लाइफ टाइम में एक्वायर की है, वो किसी इन्फेक्शन से भी हो सकती है या कोई नॉन इन्फेक्शियस डिजीज भी वो हो सकती है। अब ऑर्गन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, जैसे अगर आपको पता है ट्यूबरक्लोसिस है तो लंग्स अफेक्टेड होंगे, ठीक है, हेपेटाइटिस है तो हम कह सकते हैं कि लीवर इफेक्ट होगा। तो इस तरह के डिजीज को हम बोल सकते हैं ऑर्गन स्पेसिफिक। चलिए कमिंग टू द डेफिनेशंस ऑफ डिजीज, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्यूट डिजीज की। एक्यूट डिजीज क्या है? इट इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन डिजीज जो कम समय के लिए रहती है, जैसे कि कॉमन कोल्ड, मलेरिया, टाइफाइड, डायरिया। मलेरिया एंड टाइफाइड कई बार लंबे समय तक चल सकता है, तो आप इनको ना ले। कॉमन कोल्ड और डायरिया आप ले सकते हैं, ठीक है। मलेरिया एंड टाइफाइड टेक्स लॉन्ग टाइम, जनरली लॉन्ग टाइम मतलब 15-20 दिन, 1 महीना तक इसमें लग सकता है, तो दिस में बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम एक्यूट डिजीज, ठीक है। चलिए क्रॉनिक डिजीज जो बहुत ही लंबे समय के लिए चले, द डिजीज दैट लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम या लॉन्ग ड्यूरेशन, आप वर्ड यहाँ यूज कर सकते हैं। तो ऐसी डिजीज होंगी ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज या एथराइटिस जिसमें जोड़ों का दर्द हो जाता है। नेक्स्ट कमिंग टू कॉन्जेनिटल डिजीज। कॉन्जेनिटल डिजीज बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर्स को बोलते हैं जो किसी भी इंडिविजुअल के अंदर बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द जेनेटिक डिसऑर्डर्स प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल बाय बर्थ, जैसे कि हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को हम ब्लीडर्स डिजीज भी बोलते हैं, ब्लीडर्स डिजीज भी बोलते हैं। नोट इट डाउन, जो एनटीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो बच्चे नोट कर लें। और इसको हम रॉयल डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया के डिसेंडेंट्स को ये डिजीज, इसको, एंड क्वीन विक्टोरिया वाज कैरियर आल्सो, ठीक है, क्वीन विक्टोरिया, तो इसलिए इसको रॉयल डिजीज भी बोलते हैं, रॉयल डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि जो क्वीन विक्टोरिया थी वो इस डिजीज से अफेक्टेड थी। एंड कलर ब्लाइंडनेस, यू नो, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये जो कॉमन कलर्स होते हैं इनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कुछ लोग, तो उनको होती है कलर ब्लाइंडनेस। तो हीमोफीलिया जिसमें छोटा सा भी माइनर कट भी लग जाए तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, इसलिए इसको ब्लीडर्स डिजीज बोलते हैं, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता। और कलर ब्लाइंडनेस में कलर डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाता। तो ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं बाय बर्थ जो इंडिविजुअल के प्रेजेंट होते हैं, इनके क्या रीजन है, ठीक है, रीजंस क्या है, रीजन। सो बच्चों ये हो सकते हैं किसी जीन या क्रोमोसोमल म्यूटेशन से। अब म्यूटेशन क्या है, नोट डाउन, म्यूटेशन नोट कीजिए। सडन चेंजेस इन डीएनए, सडन सडन चेंजेस इन डीएनए, डीएनए के अंदर जो सडन चेंजेस होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, म्यूटेशन। तो अगर हमारे जीन्स में, दैट आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ अवर डीएनए, ठीक है, या क्रोमोसोम्स के अंदर कोई म्यूटेशन हो जाती है तो उससे वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी ही जाएगी, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट कमिंग टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं कई बार, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म की सही से ग्रोथ नहीं होने देते, या स्पेसिफिक कुछ जीन्स उसमें एक्टिव हो जाते हैं तो उससे भी वो डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट कमिंग टू acquired disease, the disease that are developed after birth,
जो बर्थ के बाद, जन्म के बाद होती है, ठीक है, ड्यूरिंग लाइफ टाइम, ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल, जो किसी को भी उसके लाइफ टाइम के समय में होगी, उसको हम कहेंगे एक्वायर्ड डिजीज। अब एक्वायर्ड डिजीज बच्चों इन्फेक्शियस भी हो सकती है, जो किसी ना किसी इन्फेक्शन, किसी पैथोजन के इन्फेक्शन की वजह से, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई से या प्रोटोजोन से, और ये कम्युनिकेबल होती है, डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर भी इजीली ट्रांसमिट हो सकती है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी होगी? नॉन कम्युनिकेबल, जो एक से दूसरे को नहीं फैलती है, जैसे कि अगर किसी को डायबिटीज है तो वो दूसरे को नहीं होगी, या किसी को कैंसर है तो वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से या डिजीज पर्सन से दूसरे हेल्दी के अंदर नहीं जाएगा। डेफिनेशंस भी देख लेते हैं डिजीज और इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की। इन्फेक्शियस डिजीज, द डिजीज दैट आर कॉल्ड बाय पैथोजन, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन्स, एंड इट कैन स्प्रेड थ्रू डिजीज पर्सन टू हेल्दी पर्सन। नेक्स्ट कमिंग टू नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ये कौन सी डिजीज होती है? दीज आर द डिजीज दैट रिमेन कन्फाइंड टू द पर्सन हु डेवलप्ड, जिनके अंदर वो डिजीज हुई है उन्हीं के अंदर रहती है, दूसरों के अंदर डिजीज पर्सन से नहीं जाती है, जैसे कि डायबिटीज, कैंसर, या हार्ट डिजीज, कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर्स, हार्ट डिजीज को कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर्स भी बोल सकते हैं आप। तो ये थी टाइप्स ऑफ डिजीज। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। कॉमन डिजीज दैट आर कॉल्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट, ये स्पेसिफिकली मैं बता रही हूँ एनटीएससी के लिए, जो बच्चे प्रिपेयर करना चाहते हैं। एनटीएससी का एग्जाम एक स्कॉलरशिप एग्जाम है, जिससे आपको हायर स्टडीज के लिए स्कॉलरशिप मिलती है, एंड क्लास 10th के स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो द स्टूडेंट्स हु आर इन क्लास 9th एंड वांट टू गिव दिस एनटीएससी इन क्लास 10th, एंड द स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी इन क्लास 10th, तो उन सब के लिए ये एग्जाम्पल्स बड़े ही यूजफुल रह रहे हैं। तो कौन से इन्फेक्शियस एजेंट से कौन सी डिजीज होती है? कमिंग टू दैट, वायरस, कौन कौन से डिजीज है जो वायरस से होते हैं? जैसे कि कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, एड्स, चिकन पॉक्स, मीजल, मम्स, ये वायरल डिजीज है। ठीक है, आ जाता है कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, विच ऑफ देम इज अ वायरल डिजीज। देन बैक्टीरियल डिजीज कौन से हैं? टाइफाइड, कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रेक्स, टेटनस, फूड पॉइजनिंग, डिप्थीरिया। फंजाई से होने वाली डिजीज ज्यादातर स्किन इन्फेक्शन है, जो कि रिंग वॉर्म से होते हैं, या इसको एथलीट फूड्स भी बोलते हैं डिजीज को। प्रोटोजन से होने वाले डिजीज मलेरिया, काला अजहर, अमीबॉइक डायसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस, वॉर्म्स जो राउंड वॉर्म से हो जाते हैं, एसके हेलमेंथीसिया, निमेटोड्स बोल सकते हैं इसको, राउंड वॉर्म से जो हो सकते हैं। सो इंटेस्टिनल वॉर्म इन्फेक्शन, दैट टिनियसिस, एस्कैरियोसिस एंड एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस में लोअर लिम्ब बड़े हो जाते हैं। तो इनके अगर आप करना चाहें थोड़ा और डिटेल में, तो इनके कॉजल ऑर्गेनिज्म भी आप कर सकते हैं बच्चों। कॉजल ऑर्गेनिज्म जो बच्चे करना चाहते हैं, कॉजल ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं। सपोज जैसे टाइफाइड किससे होता है? साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, कॉलरा किससे होता है? बैक्टीरिया से, विब्रियो, विब्रियो कॉलरा। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है? ये होता है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ठीक है, ट्यूबरकुलाई। नेक्स्ट एंथ्रस, बैसिलस, बैसिलस एंथ्रेसिस, एंथ्रेसिस। देन टेटनस, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। एंड दिस फूड पॉइजनिंग, दिस इज फ्रॉम, फूड पॉइजनिंग के कई रीजन हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस भी हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस से कम रहेगा। इसमें आप कर सकते हैं क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, बहुत अच्छा एग्जांपल रहेगा। यू कैन राइट क्लोस्ट, एनारोबिक बैक्टीरिया जिसको कोई ऑक्सीजन की जरूरत है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई से टेटनस की डिजीज होती है, जिसमें मसल्स परमानेंट कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में चल जाती है, कॉन्टैक्ट। डिप्थीरिया, ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, एंड इट इज डन बाय कॉर्निबैक्टीरियम,
कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। ठीक है, ये ऐसे वायरल डिजीज आप कर सकते हैं। ऐसे इनके लिए भी आप कर सकते हैं विच वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज। ये कुछ डेफिशिएंसी डिजीज है जो हमारी अगर बैलेंस डाइट, अगर हम अच्छे से डाइट अगर नहीं ले रहे तो उनकी वजह से हो जाती है। जैसे प्रोटीन की कमी से क्वेश्कर, या 1 to 5 ईयर के या 1 और 2 ईयर के जो बच्चे होते हैं उसमें मैरस्मस हो सकती है, 1 to 5 ईयर को क्वेश्कर हो सकती है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी, जीरोपैथेलमिया, जिससे आई में ड्राइनेस हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकते हैं। विटामिन बी से बेरी, विटामिन B2 चिलोसिस, जिसमें लिप्स के साइड में कट लग जाते हैं, नाइसिन फ्लैग्रा, विटामिन B12 प्रीनेशियस एनीमिया, खून की कमी हो जाती है। आयरन की कमी से भी, क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता, माइक्रोसिस्टिक एनीमिया, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स इन एडल्ट्स एंड ओस्टियोमेलेसिया इन एडल्ट्स। रिकेट्स इन चिल्ड्रन, इनमें बेटा जो हाइंड लिम्ब है, जो टांगे हैं, उनकी हड्डियां थोड़ी सी कर्व्ड, मुड़ सी जाती है थोड़ा। विटामिन के की डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग डिजीज हो जाती है, क्योंकि क्लोटिंग नहीं हो पाती है, ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाती है, ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाती है। फ्लोरीन से डेंटल कैरीज, यानी कि आपके दांत खराब हो जाएंगे। फ्लोरेसिस, आयोडीन की कमी से गोइटर, ठीक है, जिसमें नेक में स्वेलिंग हो जाती है। कुछ हार्मोनल डिजीज है जो हार्मोनल इम्बैलेंस से होती है, जैसे कि थायराइड हार्मोन की अगर ज्यादा सिक्रेशन, हाइपर सिक्रेशन मतलब ज्यादा सिक्रेशन हो जाए तो ग्रेव डिजीज हो जाएगी, जिसमें एक्सोपैथेल्मी गोइटर होता है। ठीक है, एंड थायराइड हार्मोन का अगर कम सिक्रेशन हो, ठीक है, तो क्रिटिनिज्म, बॉडी जो लिम्स है उनका साइज छोटा हो जाता है। थायराइड हार्मोन अगर इस कम सिक्रेशन है तो एडल्ट्स में क्या होगा, इसमें मैक्सोडिमा स्वेलिंग हो जाती है इसमें। ठीक है, एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन का अगर कम सिक्रेशन है तो इससे एडिसन डिजीज हो जाती है। इंसुलिन हार्मोन का अगर कम सिक्रेशन है तो डायबिटीज मेलिटस हो जाती है। बेटा डायबिटीज दो तरह की होती है, डायबिटीज इंसिपिडस जो होती है, इंसुलिन के ना सिक्रेट होने, इंसिपिडस जो होती है बेटा वो इंसुलिन, डायबिटीज मेलिटस तो इंसुलिन के कम सिक्रेशन की वजह से होगी, और इंसिपिडस जो होती है वो इंसुलिन से रिलेटेड नहीं है, वो अगर इंसुलिन सिक्रीट ही नहीं हो रहा है तो उसके लिए वो भी रीजन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद इंसेक्ट वेक्टर्स की बात करेंगे। कुछ डिजीज ऐसी है जो किसी वेक्टर के थ्रू फैलती है, किसी इंसेक्ट से फैलती है, जैसे कि मलेरिया। मलेरिया का कॉजल ऑर्गेनिज्म आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉजल ऑर्गेनिज्म है इसका, कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है प्लाज्मोडियम। हमेशा कॉजल ऑर्गेनिज्म को आपने ढंग से लिखना है, प्लाज्मोडियम है। लेकिन मलेरिया को फैलाता कौन है, एनोफ्लीज मॉस्किटो। ऐसे फ्लीरियासिस के लिए क्यूलेक्स मॉस्किटो। येलो फीवर या डेंगू के लिए कौन सा वेक्टर है, एडीज मॉस्किटो, एडीज इजिप्टी मॉस्किटो। क्या फ्लाइज से भी कोई डिजीज होती है, यस, हाउस फ्लाई इज अ कॉजल वेक्टर फॉर, ऑर्गेनिज्म नहीं बोल रही हूँ मैं, वेक्टर फॉर टाइफाइड, डायरिया या ट्यूबरकुलोसिस। सैंड फ्लाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काला अजहर, ओरिएंटल सोर। सीसी फ्लाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीपिंग सिकनेस। ये भी एक बेटा प्रोटोजोन डिजीज है, जिसके लिए ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा, ये जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं बता रही हूँ, ट्रिपैनोसोमा से जो डिजीज होती है, एंड बट कैरियर इज सीसी फ्लाई। लाउस, हेयर लाइस जो जुएं होती है सर में, उसमें एपिडेमिक टाइफस हो सकता है। रैट फ्ली से ब्यूबोनिक प्लेग, इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म आप नोट कर लीजिए, कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या रहेगा ब्यूबोनिक प्लेग का, वो रहेगा यर्सीनिया पेस्टिस, बैक्टीरिया है यर्सीनिया, यर्सीनिया पेस्टिस। एंड ये डायग्राम दिखा रखा है कि किस तरीके से डिजीज फैलती है। देखिए, कुछ कम्युनिकेबल डिजीज है जो डायरेक्ट कांटेक्ट से, एयर से, या इनडायरेक्ट कांटेक्ट, यानी कि आपने किसी के इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोथ्स यूज किए, आपके उसके यूटेंसिल बर्तन यूज उसके शेयर किए, तो उससे भी हो सकता है। या इन्फेक्टेड पर्सन को अगर किसी मॉस्किटो ने बाइट किया, सपोज किसी को डेंगू है, मलेरिया है, तो उसी मॉस्किटो ने उसको कट किया और उसी मॉस्किटो ने आपको कर दिया, ठीक है, तो उससे भी डिजीज हो सकती है। अगर आप फूड शेयर कर रहे हैं तो उससे भी हो सकती है। रैबिड ऑर्गेनिज्म, जिसको रेबीज वायरस, रेबीज वायरस से अगर कोई इन्फेक्टेड है तो उससे हेल्दी पर्सन को अगर ये बाइट करेगा तो उसको भी हो जाएगा। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ डिजीज। एक लास्ट में एक और चीज बता देती हूँ बेटा, मलेरिया से रिलेटेड। मैंने बताया प्लाज्मोडियम इज अ कॉजल ऑर्गेनिज्म, प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया का कॉजल ऑर्गेनिज्म है। प्लाज्मोडियम की
4 स्पीशीज है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। और आपको पता है कि हमेशा हम जीनस और स्पीशीज को अलग अलग अंडरलाइन करते हैं जब भी हैंड रिटन फॉर्म में होता है, तो आप अंडरलाइन कर दें, अदरवाइज इट विल बी अ रॉन्ग आंसर। तो आपने अंडरलाइन कर दिया, सिंगल अंडरलाइन करेंगे आप इसको। चलिए अब मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें से मोस्ट कॉमन कौन सा है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मोस्ट कॉमन स्पीशीज है ये, मोस्ट कॉमन। लेकिन जानलेवा मोस्ट फैटल कौन सी है? फाल्सीपेरम। फैटल, फैटल यानी कि जानलेवा, ये फाल्सीपेरम, तो ये नोट कर लें। सो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया हेल्थ क्या है, डिजीज क्या है, टाइप्स ऑफ डिजीज क्या है, और कुछ डेफिशिएंसी डिजीज की भी बात की। आई होप दिस वीडियो लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर class 9 student and class 10th students as well who are preparing for NTSC. So I hope